हमारा जो आज का टॉपिक है वो साधक बाधक तत्व है। वो इसी में आएगा जो हम हठयोग प्रदीपिका परिचय, हठयोग प्रदीपिका का परिचय पढ़ेंगे ना, उसी में साधक बाधक तत्व भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हठयोग प्रदीपिका एक हठयोग का ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना स्वामी स्वात्माराम जी ने की है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिका के रचयिता कौन है? तो स्वामी स्वात्माराम जी हठयोग प्रदीपिका के रचयिता है। सेम है इसके, इन्होंने भी आदिनाथ को ही हठयोग का प्रवर्तक माना है और नाथ संप्रदाय से संबंध है। हठयोग साधना, हठयोग साधन और राजयोग साध्य बताया है। इन्होंने बताया है हठयोग साधन है जो राजयोग को साधने में हमारी सहायता करता है। योग के अंग हैं इसमें, 4 चैप्टर का वर्णन है। तो वो 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा, फिर है नादा अनुसंधान। गहन संहिता में कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर थे। उन्होंने घट शुद्धि का वर्णन किया है, पर इन्होंने सीधा आसन से स्टार्ट किया है। ये आ गए हठयोग प्रदीपिका के फर्स्ट अध्याय में आसन मिताहार मतलब आहार का भी वर्णन किया है, आसन का वर्णन किया है और साधक बाधक तत्व का वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में इन्होंने षटकर और प्राणायाम का वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में मुद्रा और बंध का वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में समाधि और नादा अनुसंधान का वर्णन किया है। मैं ना अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो प्रैक्टिसेस है उनको ही एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ढूंढना कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने सब इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है? 15 आसनों का वर्णन है। किन्हीं 4 आसन के नाम बता दीजिए। तो कोई भी 4 आप याद कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा पूछ लिया जाता है। स्वास्तिक आसन, गौमुख आसन, वीर आसन, कूर्मासन। और ये जो जितने 15 आसन है ना, ये हट हट घृण संहिता में भी है मेंशन। एक आध कुछ होगा ऊपर नीचे होगा तो, नहीं तो सब होंगे। हठ प्रदीपिका ने योग के 4 अंग माने हैं, जिसमें से आसन को पहले स्थान पर रखा गया है। सर्वप्रथम आसन के लाभों का वर्णन करते हुए 15 आसनों का वर्णन किया है, जिनके नाम इस प्रकार है। इन्होंने सबसे जो श्रेष्ठ आसन माना है वो सिद्धासन माना है। ठीक है। स्वात्माराम जी के अनुसार सबसे जो श्रेष्ठ आसन है वो सिद्धासन है। तो इसमें आसन कौन कौन से? स्वास्तिक आसन, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया, ध्यानात्मक आसन पूछ लिए जाते हैं। ध्यानात्मक कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? तो किन्हीं भी ध्यानात्मक 4 आसनों का नाम बता दीजिएगा। जैसे पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, स्वास्तिक आसन हो गया और भद्रासन हो गया। ये ध्यानात्मक आसन है। ठीक है। फिर इन्होंने अगले अध्याय में वर्णन किया है षटकर्म का। षटकर्म में वही 6 क्रियाएं बताई हैं। प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है, षटकर्म की 6 क्रियाओं के नाम बताइए। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। गहन संहिता में 13 प्रकार की धोती बताई है और उन्होंने कपालभाति 3 प्रकार की बताई है, नौली भी 3 प्रकार की बताई है। ठीक है। नेति दोनों में एक ही नेति का वर्णन है, सूत्र नेति। जल नेति सहायक नेति है, जो कि सूत्र नेति करने के लिए सहायक होती है, पर उसका वर्णन नहीं है ग्रंथ के हिसाब से। 8 प्रकार के कुंभक का वर्णन किया है। कुंभक क्या है? प्राणायाम। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार के कुंभक का वर्णन है?
हठयोग दीपिका में, क्योंकि लोग प्राणायाम और कुंभक में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कुंभक अलग है, कुंभक अलग नहीं है। कुंभक लग के ही वो प्राणायाम बनता है, नहीं तो वो श्वास पर श्वास की विधि है, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम और सूर्य वेदी जो हमारा हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुंभक का ही डिफरेंस है। यदि हम उसे कुंभक के साथ कर लेते हैं तो वो नाड़ी शोधन बन जाता है, और हम विदा बिना कुंभक के करते हैं तो वो अनुलोम विलोम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ग्रंथों में कितने कुंभक का वर्णन है? 8 कुंभक का वर्णन है, और केवल कुंभक दोनों में ही श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में भी गिरण संहिता की तरह 8 कुंभकों के प्राणायामों की चर्चा की गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो एक दो प्राणायाम में डिफरेंस है, मिला लीजिएगा। सूर्य वेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, इसमें दोनों दे रखे हैं, उसमें सिर्फ शीतली दे रखा है ना। इसमें शीतकारी भी दे रखा है। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, उसमें जब प्लावनी की जगह केवली दे रखा है। तो ये डिफरेंस है उसका। पूछ लिया जाता है कि प्लावनी कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है, प्लावनी प्राणायाम का, या मूर्छा प्राणायाम का, या शीतकारी प्राणायाम का। शीतली शीतकारी के लाभ भी पूछ लिए जाते हैं आपके उसमें प्रैक्टिकल सेशन में, कि जैसा करवा के देखा, और ये क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि किसको नहीं करना चाहिए। तो किसको नहीं करना चाहिए? जिनका बीपी लो रहता है उसको शीतली शीतकारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीपी लो रहने के कारण ऑलरेडी उनके शरीर में ठंडक रहती है, और तो वो शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है वो शरीर में ठंडक बढ़ाता है बीपी को, और लो करता है। हाई बीपी के लिए बहुत लाभकारी है ये। हाई बीपी वाले व्यक्ति इसको कर सकते हैं। और गर्मियों में जो है, गर्मियों में इन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। मैम, ये हाँ जी, मेनोपॉज के पहले जो हॉट फ्लैशेस होता है उसके लिए ठीक के है लिए दोनों? बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। ठीक। मीनोपॉज से पहले जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स को, एक तो चक्की चालन, है ना, पैल्विक एरिया से रिलेटेड जितनी भी लूजनिंग प्रैक्टिसेस होती है ना वो सारी करनी चाहिए। ये नहीं कि मीनोपॉज स्टार्ट हो गया तब करो, पहले से तैयारी करो हर चीज की, ताकि आपको प्रॉब्लम्स फेस ही ना करनी पड़े। ठीक है, चक्की चालन हो गया, और ये जो थाई ज्वाइंट की लूजनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो हो गई, आपका बटरफ्लाई हो गया, भूनमन आसन हो गया। दूसरा आपके प्राणायाम हो गए, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, शीतली शीतकारी प्राणायाम हो गया, उज्जाई प्राणायाम हो गया, और भ्रामरी प्राणायाम हो गया। भ्रामरी भी बहुत आपको मतलब रिलैक्स करता है, क्योंकि ये आपके जो अंदर है एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और उससे आपकी जो नसें हैं वाइब्रेट होके अच्छी तरह से कार्य करती है, और आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं उसमें। थैंक यू मैम। ओके, अगला जो उन्होंने बताया है मुद्रा प्राणायाम के, क्या बताया है? मुद्रा। तृतीय अध्याय में मुद्राओं का उपदेश दिया गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मुद्राओं के अभ्यास को बहुत उपयोगी माना गया है। तो महर्षि घिरण ने भी कुंडलिनी शक्ति की जागरण के लिए ही मुद्राओं का अभ्यास बताया था। इन्होंने बताई है 10 मुद्रा। क्वेश्चन आ जाता है कि हठयोग प्रदीपिका में या घिरण संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? तो हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन है, और घिरण संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? कल किया था। 25, 25। हाँ, और आसन कितने हैं उसमें? 32। इसमें है 15। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर शीट जब आप लिखोगे तो एकदम रिलैक्स होके टिक करिएगा। इसमें बताया गया है महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उद्यान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध। ये तो दोनों में ही बताए हैं, चारों बंध जो हैं हमारे, उद्यान बंध और जालंधर बंध, मूलबंध और महाबंध। जब इन तीनों को साथ में करते हैं तो महाबंध कहलाता है वो। ठीक है,
और फिर उसके बाद विपरीत करनी मुद्रा दोनों में बताइए, वज्रोली, शक्ति चालिनी। ये तो याद कर सकते हैं, बहुत इजी है इसकी, क्योंकि चार तो बंद ही हैं इसमें। और खेचरी जानी पहचानी मुद्रा है, और विपरीत करनी भी जानी पहचानी मुद्रा है जो आप अभ्यास में करते हैं। वज्रोली को एक थोड़ा, वज्रोली और शक्ति चालिनी आपको, इनकी प्रैक्टिस आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चौथे अध्याय में इन्होंने नादा अनुसंधान की चर्चा की है। हठ्योपदीपिका में नादा अनुसंधान को योग का अंतिम अंग माना गया है, जिसकी इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं होती हैं। एक क्वेश्चन इसमें से भी बनता है। तो आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, नादा अनुसंधान की कितनी अवस्थाएं हैं? तो नादा अनुसंधान की चार अवस्थाएं हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि घटावस्था किसका भाग है? तो नादा अनुसंधान का भाग है। यहाँ घट घट साधन और घट अवस्था, डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। घट शुद्धि है वो, जो महर्षि घिरण ने बताई है। उन्होंने भी घट का वर्णन किया है ना, बट उन्होंने शरीर को घट माना है, ठीक है। तो उन्होंने घट शुद्धि बताई है और इधर घट अवस्था बताई है, सिर्फ पीछे के शब्द का डिफरेंस है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपने दिमाग में। अब नादानुष्ठान संधान की चार अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि क्या है। आरंभावस्था, नाद सुनाई देने पर साधक को आनंद का अनुभव होता है और चित्त स्थिर होने लगता है। मतलब नादानुसंधान, दो तरह के नाद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद होता है ये, किसी भी चीज को हम आहत देके जब नाद क्रिएट करते हैं। टेबल पर टच किया, टेबल से नाद उत्पन्न हुआ, आहत नाद। ताली बजाई, एक हाथ को दूसरे हाथ से टच किया, आहत नाद। कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो वो सब क्या है? आहत नाद। एक नाद होता है जो स्वयं से क्रिएट होता है, जैसे एक यूनिवर्सल साउंड बोलते हैं, है ना। एक वो होता है जो स्वयं से क्रिएट होता है, वो होता है अनाहत नाद, मतलब जिसको आहत देके नहीं किया गया, वो स्वयं से क्रिएट हो रहा है, यूनिवर्सल साउंड बोला जाता है। तो आरंभावस्था में क्या होता है? नाद सुनाई देने पर साधक को आनंद का अनुभव होता है। जब आप शुरू में ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, या सिमकार चैंटिंग करते हैं, और उसका जो नाद आपको सुनाई देता है, या कोई भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो जो नाद उत्पन्न होता है वो आपको क्या देता है? आनंद की अनुभूति देता है, और धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो स्थिर होने लग जाता है। दूसरी अवस्था है घटावस्था। घटावस्था क्या है? वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है। तीन प्रकार की नाड़ियां हैं हमारी, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा पिंगला जो है, सुषुम्ना सेंटर की नाड़ी है, ईडा और पिंगला। तो ये सुषुम्ना को ऐसे क्रॉस करके गई है। जब वो दोनों सीधी होके सुषुम्ना में मिल जाती है, तभी सहस्त्रार चक्र ओपन होता है ना। तो जब वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है और नाद स्पष्ट हो जाता है, मतलब पहले आपको नाद सुनाई दे रहा था शुरुआत में, है ना, तो आपको आनंद आ रहा था। अब यहाँ पे नाद थोड़ा स्पष्ट होने लग गया, मतलब आंतरिक जो नाद है आपका, इंटरनल वॉइस जो है, वो आपको ध्यान की अवस्था में थोड़ी क्लियर सुनाई देने लग गई है। कहते हैं ना कि जब योगी ध्यान करते हैं, और इसमें मतलब ये भी मेंशन है कि रात के समय ध्यान करना चाहिए, जो भवरे की, मतलब रात में जो झींगुर की आवाज होती है, और ये सब कुछ नेचुरल वॉइस होती हैं, जब सब सो जाते हैं 2 बजे 3 बजे के टाइम पे, तब ऐसी वॉइस नहीं होती, भौतिक वॉइस नहीं होती है, नेचुरल वॉइस होती है कुछ, उनको सुनना होता है, ठीक है।
तो इसमें बोला है जब सुषुम्ना में वायु प्रवेश कर देती है और नाद स्पष्ट होता है जिससे योगी को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मतलब ज्ञान होता है, मतलब जब सुषुम्ना आपकी खुल, सुषुम्ना को वायु भेद देगी, सुषुम्ना जब खुल जाएगी, सहस्त्रार चक्र जब ओपन हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना भविष्य और जो पहले आप जीवन जी चुके, पिछले कई जन्मों का जीवन का आपको ज्ञान हो जाता है, और आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है ये भी ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है धीरे धीरे। ये है घटावस्था। तीसरी है परिचयावस्था। मन अनाहत नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है। ठीक है। आरंभावस्था में क्या करा आपने, साउंड क्रिएट करके साउंड को महसूस किया, ठीक है, और उसमें चित्त को स्थिर किया। घटावस्था में क्या हुआ, जो नेचुरल साउंड है वो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। परिचय अवस्था में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया साउंड और आप उसमें लीन हो गए। ठीक है। योगी को मानसिक शांति व परम आनंद की अनुभूति होती है, मतलब मानसिक शांति के साथ साथ जो आनंद से भी ऊपर है, परम आनंद, उस वो प्राप्त होता है योगी को परिचय अवस्था में। चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में यह सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, जहां मन पूरी तरह समाधि में लीन हो जाता है और योगी शिव रूप स्वरूप हो जाता है। मतलब योगी एक शिव ईश्वर के स्वरूप समान हो जाता है और समाधि में पूरी तरह लीन हो जाता है। ये होती है निष्पत्ति अवस्था। इसका भी लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। हठ योग एक साधन है राजयोग प्राप्त करने का। नम्रता जी, क्या चल रहा है दिमाग में? मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था जो बताइए फर्स्ट वाला बताइए। था। हाँ, नाद ये वाली कौन सी रहेगी, अनाहत नाद रहेगी आरंभ अवस्था में या आहत नाद रहेगी? इसमें जो है सारा मैम जैसे अनाहत स्टार्ट। नाद है। अनाहत हाँ नाद है सारा। हाँ। कि जो है इसमें बोला है कि सुनाई देने पर, तो वो कौन सी वॉइस है, इन्होंने ये आहत। नहीं बोला कि क्रिएट करने पर, है ना। नाद सुनाई देने पर मतलब जो नेचुरल वॉइस है वो आपको सुनाई देती है जब आप ध्यान की फर्स्ट स्टेज में होते हो ना। कभी प्रैक्टिस करना, और रात के समय करना, तो कुछ नेचुरल साउंड्स आते हैं, क्योंकि इसमें ये भी बताया जाएगा आगे। एक आपका है मठ का टॉपिक है, वो आज ही हम कर लेंगे, है ना, क्योंकि समय बचेगा हमारे पास। तो उसमें ये बताया गया है कि योगी की जो कुटिया होनी चाहिए, साधक की जो कुटिया होनी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो जो वो उस कुटिया का जो वर्णन है ना, वो ऐसी जगह का बताया है कि जहाँ पे नेचुरल साउंड्स आपको ज्यादा आएंगे, जैसे पानी के गिरने की आवाज, झींगुर के बोलने की आवाज, चिड़िया के चहचहाने की आवाज, पत्तों के हिलने की आवाज। पर पत्तों की लेकिन आवाज मैम उसमें तो होगी वो कुटिया का ऐसे आहत। लिखा है कि पानी से दूर काफी डिस्टेंस में रखा कुटिया बनानी चाहिए। नहीं, बहुत दूर नहीं, अगर पानी आपके आसपास नहीं होगा तो आप पियोगे क्या, प्यास तो लगेगी ना। हाँ मैं भी वही सोच ज्यादा रही थी प्यासा मैम, तो थोड़ी ना मैंने एक रहेगा। बार रीड किया था। हाँ, हाँ हाँ। तो वो डिस्टेंस का बताया नहीं, था मैं मैम। मैं पढ़ा बताती हूँ उसको, उसके भी जी मैम बिल्कुल। नोट्स मैं बता दूंगी इसमें। हाँ, क्या, तो इधर तो मैम अनाहत, हम इसको अनाहत इसको नाद का भ्रामरी वर्णन है करके, सारा। अनाहत नाद जो भ्रामरी हमारी। करके जो, एक हाँ भ्रामरी करके भी कान बंद करके आप एक को एक साउंड सुनाई देता है ना, करके हाँ। देखिए एक बार अपना, आंख बंद करके भ्रामरी करके करके एक साउंड सुनने की कोशिश कीजिए। वो है मैम जी, साउंड। मैम जी ब्रह्म मुहूर्त में जो करते हैं ना मैम जी ये, तो हम्म। हमने किया था ग्रुप में इसको,
संकल्प लेकर के, तो मगर बहुत समय बाद हमको अंदर से सुनाई देने लगा था ये। बिल्कुल। तो लगातार अभ्यास, हमने लंबे समय तक अभ्यास किया इसका। अभ्यास करना मतलब पड़ता है। सही है, ये फैक्ट है मैम ये। अगर हाँ, करते हैं तो आपको पता चलता है। बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि उस वक्त हम षटकर्म भी करते थे और ये हाँ सब भी करते थे, तो वो जल्दी हमको थोड़ा सुनाई देने लगा था। और हाँ आहार आहार वगैरह सब हमने दिनचर्या वगैरह एकदम से सुधार के रखी थी उस वक्त। हाँ, तो फिर वो सुनाई दे, आरंभावस्था में सुनाई दे जाता है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए ही चाहे सुनाई दे तो सुनाई देता है साउंड। हाँ, पर पूरा आपको यम ये, तल्लीन होना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता हाँ, है। आहार और प्रत्याहार, हाँ ये जी, हाँ आसन जी, प्राणायाम हाँ, मुद्रा हाँ बल जी, सबका अभ्यास करना पड़ता है, हाँ तभी जी। अवस्था तक हम पहुंच पाते हैं। फिर इससे ऊपर की अवस्था घटा अवस्था है कि और स्पष्ट हो जाता है साउंड, थोड़ी और देर तक सुनाई देने लग जाता है। परिचय अवस्था में फिर वही साउंड सुनाई देता है, आप उसी में लीन हो जाते हो। निष्पत्ति अवस्था में उसी साउंड में इतने विलीन हो जाते हो कि समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हो। ये चार अवस्थाएं बताई है। कभी कभी इन चारों अवस्थाओं का नाम भी पूछ लिया जाता है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो इन जैसे तीन सही देके एक गलत दे देंगे और एक ऑप्शन में चारों अवस्था सही दे देंगे, तो आपको चूज करना है। ठीक है, तो यही याद कर लीजिएगा। इसमें वो ग्रंथियों का भी तो भेदन होता है ना? ग्रंथियों को बता तो दिया उसने, सुषुम्ना में वायु प्रवेश हो जाती है। नहीं तो मैम, वो ईटा आरंभ पिंगला, अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि ग्रंथि का भेदन होता है। कौन सी घट अवस्था में? अवस्था में, आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि रहती है। घट ग्रंथि, अवस्था में विष्णु ग्रंथि, और निष्पत्ति में शिव ग्रंथि, सॉरी, हाँ, तो रुद्र ये जो ग्रंथि। ग्रंथियां जो है ये वही हैं, तीन, सुषुम्ना और ईडा पिंगला के जैसी ही है। ब्रह्म ग्रंथि और वो जो विष्णु बता और रहे, हाँ, विष्णु ग्रंथि। रुद्र। और जो तीसरी ग्रंथि है वो सुषुम्ना ही है। तभी तो इसमें लिखा है कि वायु जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तो वायु सुषुम्ना में तभी प्रवेश करेगी ना जब वो ईडा और पिंगला को भेद देगी। ईडा पिंगला तो इसको बोला जाता है वैसे, पर ग्रंथि के नाम ब्रह्म और विष्णु दिए गए हैं, है ना। तो जब ब्रह्म और विष्णु को भेद कर वो सुषुम्ना में वायु प्रवेश कर जाती है, तब वो नाद स्पष्ट होने लग जाता है, मतलब आपका सहस्त्रार चक्र ओपन हो जाता है। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भूत भविष्य भी देख पाते हो आप अपने। मैम इसमें ऐसे बताया है, आरंभ में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घट अवस्था में विष्णु का होता है, और परिचय में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, और निष्पत्ति में क्योंकि ग्रंथि तो तीन ही रुद्र है ना, ग्रंथि। आप बात हाँ, नहीं समझ रहे हो। आप किताब की लाइनें पे ज्यादा फोकस करते हो, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है आपको। तीन ग्रंथि है, ठीक है। आरंभ अवस्था में आपकी विष्णु ब्रह्म ग्रंथि भेद कर गई, घटावस्था में आपकी विष्णु ग्रंथि भेद हो गई। तो जब दोनों ग्रंथियों का भेद हो गया, तो वायु तो उसमें ही जाएगी, सुषुम्ना में ही तो जाएगी। जो तीसरी ग्रंथि, मेन ग्रंथि जो बची अच्छा मैम, है ना, तो ठीक है, वो बस घटावस्था तक है। फिर परिचयावस्था में कोई भी ग्रंथि नहीं भेद हो रही, क्योंकि तीन ही ग्रंथि है, तीनों का भेदन हो गया है। ठीक है मैम। समझ आ गई? हाँ मैम, थैंक यू। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है, मैं तो आराम से हाँ पूछ रही हाँ, थी आपसे। थैंक यू मैम। क्योंकि ग्रंथियों का एक कॉन्सेप्ट फिर बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए ज्यादा उसको डीप में मत जाइए। हाँ, इन तीनों ग्रंथियों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लिखवा दो आप इनको, तीनों ग्रंथियों के नाम, नम्रता जी। Yes, ma'am। वो आरंभ अवस्था में रहती है ब्रह्म ग्रंथि। नहीं, सिर्फ ग्रंथियों के नाम लिखवा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग आता है कि हाँ ग्रंथियों तो के नाम क्या हैं, इस तरीके से। मैम, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन देखा था कि कौन सी अवस्था में कोई भी ग्रंथि नहीं खुलती है। तो अच्छा, वो तो क्वेश्चन जैसे परिचयावस्था में और परिचय निष्पत्ति अवस्था में अवस्था कोई में, हाँ। ग्रंथि नहीं खुलती है, बाकी तीनों ग्रंथि, तीनों अवस्था में ग्रंथियां खुलती है। तो हाँ आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि खुल रही है, हाँ, घट विष्णु ग्रंथि खुल, और निष्पत्ति में रुद्र। रुद्र ग्रंथि, हाँ, ठीक है। तो आंसर है कि परिचय में कुछ भी नहीं खुल रहा है, थर्ड वाले में नहीं खुल रहा है, बाकी तीनों में जी। नहीं तो चार ही तो भेद हैं इसके, निष्पत्ति में नहीं खुलेगी ना कोई भी।
नहीं मैम, निष्पत्ति में खुल रही है, आप उसका श्लोक देखो। अच्छा, और निष्पत्ति में रुद्र रुद्र ग्रंथि। ग्रंथि लिखा है वहां ओके पे। ओके, ठीक है ठीक है। तो परिचय अवस्था में सिर्फ उन दोनों में ही काम हो रहा है फिर, जो पहले की वो है ग्रंथियां। चलिए कोई नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग ही कर लीजिए, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन, ग्रंथि से क्वेश्चन आ जाता है एक। सबको समझ आ गया नम्रता जी ने जो बोला है? मैम यस लोकेशन मैम। बता दीजिए। नम्रता जी लिख के कोटेशन भेज दीजिएगा एक, जी मैम। सबके पास पहुंच जाएगी, जो क्लास में नहीं है इस समय उनको भी मिल जाएगा। जी ठीक मैम। है, जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी स्वात्माराम ने योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 बाधक तत्वों का वर्णन किया है। मतलब अब जब हम साधना करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि साधना आपकी बहुत सरल हो जाती है और आप आसानी से कर पाते हैं, नहीं, उसमें कुछ बाधक तत्व है जो बाधा उत्पन्न करते हैं हमारी साधना को पूरा करने में। एक योगी साधक को बाधा पहुंचाने वाले इन सभी बाधक तत्वों की से बचना चाहिए। अब वो बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो 6 प्रकार के बाधक तत्व है। अत्याहार, मतलब अधिक भोजन करना, मतलब अत्यधिक भोजन करना भी एक बाधक तत्व है। क्यों? क्योंकि आप अधिक भोजन करेंगे तो आलस आएगा, आलस आएगा, नींद आएगी, और आप बैठ नहीं पाएंगे लंबे समय तक, आप सो जाएंगे और शरीर भी आपका भारी हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। प्रजल्प, अत्यधिक बोलना, बहुत अधिक बातचीत करना, हर चीज बताना किसी को, और मतलब बोलते ही रहना, ये भी क्या है? एक बाधक तत्व है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए एक साधक को। प्रयास, अत्यधिक प्रयास, इतना प्रयास करना कि अपने आप को बीमार कर देना, तो ये भी इधर अत्यधिक प्रयास होना चाहिए। प्रयास तो देखो करना चाहिए हर चीज का, बट अत्यधिक प्रयास नहीं कि जो आपके शरीर को नुकसान करे। तो अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है कि आप बीमार पड़ जाओ या कोई इंजरी हो जाए आपको, आपकी कमर में चोट लग जाए, झटका आ जाए, तो आप लंबे समय तक बैठ ही ना पाओ, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नियम आग्रह, मतलब नियम का पालन में कठोरता। अब मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, पर आपने नियम बना रखा है जी मेरे को तो सुबह 4 बजे उठ के ही और ठंडे पानी से नहा के ही अभ्यास करना है, ये आपका नियम है, कड़ा नियम है, आप पूरे साल फॉलो करते हो उसे, बट सर्दियों में एक दिन आप बीमार हो जाते हो और आप उसी नियम पे अड़े हुए हो कि मुझे तो ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसे ही करता आ रहा हूं, तो उस पे नहीं अड़ना है। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, उसमें परिस्थिति में ढालना है, फिर उस हिसाब से अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। तो नियम आग्रह, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इन 6 के नाम। आता है साधक बाधक तत्व में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है। जनसंग, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, दोस्ती करना, सामाजिक जगहों पे जाना, और मतलब बहुत ज्यादा अपना अत्यधिक लोगों से संपर्क बनाना भी एक बाधक तत्व है। साधक को क्या चाहिए? अकेले में सिर्फ जितनी जरूरत है उतने लोगों से संपर्क बनाए, अन्यथा एक अलग एक शांत जगह पे अपनी साधना करे। चंचलता, मन की अत्यधिक चंचल होना, मन का इधर उधर भटकना, तो ये तो आपको आपके लक्ष्य से ही भटका देगा, क्योंकि मन आज कहेगा कि नहीं जी कल तो हमसे हमें साधना चालू करनी है, और कल सुबह उठ के बोलेगा छोड़ो यार, 2-3 दिन बात करेंगे, संडे के बात करेंगे, मंडे को करेंगे। तो ये क्या है? मन की चंचलता है। और जब आप साधना करेंगे तो उसमें भोजन पे भी बहुत ज्यादा हमें कंट्रोल करना होता है, हमें नॉर्मल व्यक्ति की तरह भोजन नहीं कर सकते हैं। तो हमें मन की चंचलता पे बहुत कंट्रोल करना होता है, तो मन की चंचलता भी एक बाधक तत्व है। तो कैसे याद करोगे? अत्याहार, प्रजल्प, प्रयास, नियमग्रह, जनसन और चंचलता, ये है बाधक। मैम ये चंचलता को लौल्य भी बोला गया है, लौल्य, लॉल, लास्ट वाला। हाँ,
चंचलता की नहीं, चंचलता का पर्यायवाची है लौल्य। हाँ वही, वो वर्ड हाँ, लौल्य दिया गया। वो उसमें लिखा होगा ना, हम्म। श्लोक में होगा। तो ये थोड़ा आसान शब्द में मैंने लिख दिया कि याद हो जाए, चंचलता भी आपका गलत नहीं होगा। बाकी ये देख लीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाता है कि लौल्य क्या है, साधक है या बाधक तत्व है, तो आपको बताना है बाधक तत्व है। ठीक है। इसी प्रकार छह इन्होंने साधक तत्व बताए हैं। साधक मतलब जो सहयोग करते हैं, हमारी साधना के लिए सहयोगी होते हैं, जो जिनके बिना हम साधना हमारी अधूरी होती है, मतलब हम करने में सहायक नहीं होते। तो जब तक ये छह चीजें नहीं होंगी तब तक हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंग परित्याग। तो कोई भी चीज करने के लिए एक उत्साह की जरूरत होती है, तभी वो कर पाते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें जब पहली बार स्कूल भेजते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो रोके जाते हैं, और कुछ बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं जो भाग भाग के स्कूल जाते हैं, है ना। तो उत्साह होना, किसी भी चीज को करने के लिए उत्साह होना बहुत आवश्यक है। पर इतना भी उत्साह ना हो कि चीजें गड़बड़ हो जाए। उत्साह पूर्ण आप कार्य करिए, साधना को आगे बढ़ाइए। अगर साधना के प्रति आपका उत्साह नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाएंगे। और वो उत्साह अंदर से होना चाहिए, दूसरे को देख के नहीं होना चाहिए। ठीक है। साहस, साहस मतलब कि आप बहुत, जैसे कि ऊपर हमने बाधक तत्व पढ़े हैं और योग दर्शन में अंतराय पढ़े हैं कि साधना के दौरान क्या क्या आता है। व्याधि होती है, स्थान होता है, संशय होता है, प्रमाद होता है, आलस्य आता है। तो इन सब को फेस करने का साहस होना चाहिए। जितनी भी बाधाएं आती हैं, शरीर में कमजोरी आती है, क्योंकि आसन के दौरान देखिए शरीर भी दर्द होता है। और जब आप षटकर्म करते हो, सूत्र नेति करते हो, तब भी बहुत पेन होता है स्टार्टिंग में, और मसल्स में पेन होता है। प्राणायाम में लंबे समय तक बैठने में भी कमर दुखती है। तो हर चीज में आपको क्या करना है, साहस दिखाना है, साहसी बन के कार्य करना है साधना के लिए। और धैर्य, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है किसी भी चीज का, लंबे समय तक हमें इंतजार करना पड़ता है। एक साधक को धैर्यवान होना चाहिए। अगर आप धैर्यवान नहीं बनेंगे तो साधना करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी, या तो आप साधना कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत लंबे समय तक जिस लक्ष्य की आप प्राप्त प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस लक्ष्य को, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बहुत समय भी लग सकता है और जल्दी भी प्राप्त हो सकता है। तो उस रिजल्ट के लिए हमें धैर्य रखना है। तत्व ज्ञान मतलब आपको असली ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि जो आप साधना कर रहे हो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, आप किस लिए कर रहे हो। तो तत्व ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मिथ्या ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तत्व ज्ञान करना है किसी की सुनी सुनाई बातों पे। क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबके मन की चंचलता अलग है, एक सी नहीं है। ईश्वर ने लाखों लोग बनाए हैं, करोड़ों लोग बनाए हैं, पर सबको अलग बनाया है। एक सब, इवन एक माँ बेटे भी एक से नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सब अलग होते हैं। तो उनको देख किसी के एक्सपीरियंस से आपको खुद को अपना एक्सपीरियंस नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। दृढ़ निश्चय मतलब एक बार जो निश्चय कर लिया उस पे दृढ़ रहना है, जब तक कोई बहुत बड़ी परेशानी ना आ जाए। परिस्थिति के हिसाब से आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, बट आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वो निश्चित होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है आपका, कहाँ तक आपको पहुंचना है। जनसंग परित्याग, लोगों का त्याग करना है। जो भी जनसंग करता है,
बहुत ज्यादा मित्र बनाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा झुंड में रहना, हमेशा लोगों से बातें करते रहना, इन सब का त्याग करना है, कट जाना है। मतलब बिल्कुल नहीं कटना है, जरूरत जितनी आपकी आवश्यकता है उतने लोगों से बात करें, बाकी जनसंग त्याग करें। साधक तत्वों के पालन से साधना में सिद्धि प्राप्त होने में सहायता मिलती है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि साधना काल में योगी को इन सभी साधक तत्वों का पालन करना चाहिए। इनका पालन करने से साधना में मजबूती आती है। ठीक है। इनको तो साधक बाधक तत्वों को तो आप अपने दैनिक जीवन में भी इनको उतार सकते हो। ठीक है। पूजा जी बोलिए। मैम जैसे अभी आपने बोला ना, ये बहुत मुझे, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस आ गया ये, क्योंकि एब्सोल्युटली थोड़ा सा नेचर अलग था मेरा पहले। जैसे बाधक तत्व जो बोलते हैं ना, लाइक इसमें ऐसा नहीं कि आप जनसंपर्क में है तो बुरे ही हाँ। होते हैं, है ना, थोड़ा सा नहीं। एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है, राइट। सो बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है इसमें ना, जैसे कुछ सालों से ऑथेंटिक प्रैक्टिस चल रही है तो, कि ऑटोमेटिकली जैसे साधक तत्व का अभ्यास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाधक तत्व रिलीज होते जा रहे हैं। सो इज दैट अ गुड वे, है ना? Yes। गुड वे है ना ये तो? हाँ बिल्कुल मतलब गुड वे है। ऐसे तो नहीं कि जानबूझ के हमें बाधक तत्वों का अभ्यास करना है, ऐसे नहीं है। नहीं बट नहीं नहीं। ऑटोमेटिकली अगर हम मैं साधक तत्व का अभ्यास कर रहे हैं तो वो तभी तो ऑटोमेटिकली मैंने उस बोला पर काम हो। कि इसको आप दैनिक जीवन में भी कर सकते हो। कोई भी काम करते हो ना, उत्साह पूर्वक कीजिए। हार नहीं माननी है और पूरे उत्साह के साथ करना है, पूरा साहसी बन के करना है कोई भी कार्य चाहे आप कर रहे हो। ठीक है। और धैर्य रख के करना है। धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे सर की एक वीडियो वायरल हो रही है शंख बजाने वाली, यस यस, देखा विज्ञान मैंने। भवन में जो मैम मिलियंस शंख। मिलियंस में व्यू है आई गेस उसमें। हाँ जी। मिलियंस में मतलब बहुत बहुत ज्यादा व्यूज है उसमें। हाँ व्यूज एंड लाइक्स आए तो उससे, यस। मतलब हाँ मैं भी बैठी हुई थी तो मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी कि क्या हो रहा है ये स्टेज पे, क्योंकि तैयारी बहुत करी थी। हालांकि 2 दिन पहले ही पता चला था कि शंख बजाना है, बट फिर भी शंख अरेंज किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी। पर हार नहीं मानी, उसी उत्साह से उन्होंने बजाया और पूरे साहस के साथ साथ बजाया। कोई और बंदा होता तो मुझे लगता है दूसरे या तीसरे ट्राई में छोड़ के चला जाता मन। पर सर की खासियत है, हम चीजें छोड़ते नहीं हैं आसानी से। वो कर अगर एक बार ठान लिया ना तो करके मानते हैं। दृढ़ निश्चय आता ही है ना मैम हाँ इसमें। बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहता है उनका। मैम उनके मैम जी योग भी हाँ, मदद करता है। मैम जी योग भी इसमें मदद करता है, क्योंकि हाँ सर के योग ही साथ है, मैंने जो सुदर्शन जी, देखा योग ही सर है के जो मदद आसन, करता है इसमें। हाँ। सर के आसन पे कितना कंट्रोल है अपने बॉडी के ऊपर, तो मैम ये ये चीजें आपको ये आपको लेके आती है। ये कोई हाँ 6 महीने की या नहीं एक मैम, साल की हाँ तपस्या नहीं, नहीं, ये एग्जैक्टली। 20 तपस्या नहीं साल है की मैम। हाँ तपस्या है। जी मैम। कम से कम 20 साल हो हम्म गए हैं सब एक्चुअली करते हुए। मैम और मुझे मैम भी हमारे ऑलमोस्ट, हमारे आज भी बहुत उतने ही उत्साह से अपना अभ्यास करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, एक उत्साह अपने जीवन में भर के रखना बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। ठीक है। जैसे होता है फीमेल्स में थोड़ा होता है कि जब लाइफ चेंज होती है शादी के बाद, तो बच्चे हो, चलो शादी के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर बच्चे होने के बाद थोड़ा फर्क पड़ता है जीवन पे। क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है, छोड़नी पड़ जाती है है ना। तपन जी म्यूट कर लीजिए, आपका यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है। तो क्या होता है फीमेल्स बहुत परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। मुझे समझने में नहीं आया क्यों आ जाती है। मेरे भी 2 बच्चे हो गए और मैं अकेली हूँ, कोई एक्चुअली सपोर्ट मैम, नहीं है मुझे। मैम वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कितना चल रहा है ना आजकल नहीं वो फैशन। लोगों ने दिमाग में डाल दिया है, वो तो हवा बना दिया हाँ है, डाल दिया है वो सब एक्चुअली चीजों का एटीट्यूड हवा डाल बना दिया है रखा है। दिमाग में, हाँ इसलिए होता है एक्चुअली। लोगों को। होता इसलिए भी नहीं है। होता सब है। चीज मैनेज करके चलो हम्म। कुछ नहीं होता। मेरा खाने का टाइम कभी चेंज नहीं हुआ, मेरा सोने का टाइम कभी चेंज नहीं हुआ। मेरे बच्चे छोटेपन से आज तक
जब वो पैदा हुए थे तब से अब तक रात में नहीं जागे कभी, क्योंकि मैंने कभी एंटरटेन ही नहीं किया उन्हें रात को। यस। बच्चा उठता था, फीड कराना मेरा काम था, मैंने फीड कराया, बच्चा खेल के थक के अपने आप सो जाता था। मैं जागती नहीं थी उसके साथ कि वो खेल रहा है तो मैं खेलूं, क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट करा ही नहीं उसका। तो उसे पता चल गया भाई रात को उसका स्लीपिंग पैटर्न तैयार हो सेम गया है, रात को सेम सोना। मैम। कोई परेशानी नहीं हुई मुझे आज तक, मैं बता रही हूँ। मेरा लंच करने का टाइम जो है वो है आज भी, पहले भी था और अभी भी है। करेक्ट। तो ये आपके ऊपर है कि आप परिस्थिति को कैसे ले लेते हो। हाँ ये होता है कि आप जिम्मेवारियों में इतना उलझ जाते हो कि आप कंघी नहीं कर पाते हो। या हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, 2 2 3 3 दिन में भूल जाती थी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भूल गया फिर से लाइफ ट्रैक पे आ गई, क्या परेशानी है। क्यों उन चीजों को अपने ऊपर वो करके अपने आप को एक विक्टिम उसमें मैम बनाना है। प्रायोरिटीज रखने आने हाँ चाहिए नहीं, ना उस थोड़ा टाइम पे। ये भी हो गया, विक्टिम बनाने की आदत हो गई है फीमेल्स को, अपने आप को दिखाने की। क्यों या बनना है विक्टिम, क्यों बनना है आपको, कमजोर क्यों बन के दिखाना है भाई। आप सब कुछ कर सकते हो, आप जन्म दे सकते हो, पृथ्वी चला सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कमजोर नहीं हो किसी भी मैम रूप अभी ना मेरे पास इतने केसेस आते हैं ना, एज लाइक रिक्वायरमेंट्स आते हैं ना पर्सनल ट्रेनिंग्स के। में। तो उसमें बहुत सारे लेडीज ऐसे होते हैं ना कि जिन्होंने आपने जैसे अभी बोला ना कि जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे पैम्पर करते रहते हैं खुद को भी और बच्चों को भी। पर और पता नहीं वो क्यों जो करते हैं। साइड इफेक्ट, हाँ, और वो जो साइड इफेक्ट होता है, और कुछ सालों के बाद जब वो उनका प्री मेनोपॉज स्टार्ट होने लगता है ना, तब ये सारी चीजें ओवरकम हो जाती है। और हाँ उस टाइम पे ये सारी चीजें हैंडल करना इम्पॉसिबल है मैम, बहुत टाइम लगता है। फिर देखो, उसके बाद जब अकल आती है ना कुछ कुछ फीमेल्स को, मतलब सॉरी, बट रियलिटी है ये। तो जो पैम्परिंग चीज तो एक मुझे महीने लगता है, में, पैम्परिंग तो बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे ऐसा एक्चुअली लगता है नहीं देनी एक्चुअली चाहिए। नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने बच्चों को पैम्परिंग नहीं देती। बच्चों चोट को भी लग नहीं गई, और खुद को भी नहीं, मतलब चोट ऐसा लग क्या गई हो गया कोई अगर बात डिलीवरी नहीं, हो। उठ जाओ। मैं कभी देखती भी नहीं हूँ कहाँ चोट लग गई, जब तक खून नहीं निकल जाता तब तक नहीं देखती मैं। यस यस। सच्ची बता रही हूँ मैं, आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, उनके घुटने नीले पड़े रहते हैं। मेरी बड़ी वाली डॉटर बहुत गिरती है, उसकी हम्म। गलती है, वो ध्यान नहीं देती, गिर गिर के ही सीखेगी, एक्चुअली। है ना। वो बहुत गिरती है, उसके पूरे पैर नीले पड़े हुए हैं। ओ। मैं कभी मैम एक ऐसा नहीं चीज है, करती कि ओ क्या हो गया, लग गई, हो गया नहीं। यस यस तो मैम। वो अपने आप स्ट्रांग कैसे बनेंगे, बन जाएंगे धीरे धीरे। यस। हाँ जी, क्या कह रहे थे कोई। मैम एक बात जो मैं समझती हूँ यहाँ पे हम्म। कि जैसे कि आप अपनी सिचुएशन बता रहे हैं ना, तो इसमें हमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि माइंड आपकी ना क्लियर हो गई। आइडियल सिचुएशन है। ठीक हम्म। है, क्योंकि आपके यहाँ पे सर जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उनको वैल्यूज पता है कि भाई हेल्थ की क्या वैल्यू है, और नहीं लाइफ ऐसा नहीं है, पार्टनर को हेल्प कोई नहीं है मुझे कितना किसी को, वो। मैं खुद करती हूँ सब। नहीं मैंने पूरा नहीं, कर सेल्फ आप भी तो करते हो। रियलाइजेशन। अभी जैसे उस दिन बच्चों के आपने लिए शंख मैंने अपनी प्रक्षालन की भी सब बात पढ़ाई बताई वढ़ाई थी। सब छोड़ दी है, अब चालू करा है हाँ, फिर से, कुछ सालों से अब फिर तो से मैम फील्ड में आए। मुझे जो समझता है कि योग जो है ना, योग हमारे को ना एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैंडल करने हाँ की हाँ, कैपेबिलिटी ये देता है। बहुत हमें सहयोग करा आइडियल है, सिचुएशन नहीं मिलेगी कभी भी। योग तो ने मुझे अब बहुत सहयोग करा है। जो हम बाधक तत्व की बात कर रहे हैं ना, हम्म। वो ज्यादातर बाधक तत्व हमें घर में ही मिलते हैं। तो हम्म। आप उस टाइम पे आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते हो, मगर अगर आप एब्सोल्युट। कॉन्शियस हो ना, तो यू विल वेट। तब आपको पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य, सबसे ज्यादा भगवान धैर्य पे तो मुझे भरोसा लगता रखना है हर पड़ेगा महिला में कि होता है। आपका रास्ता निकलेगा, एग्जैक्टली। कि धैर्य आपका तो रास्ता होता है, निकलेगा। यस। तो एक धैर्य अगर फीमेल में महिलाओं इतनी में नहीं सारी होगा तो घर शक्तियां, नहीं चलेगा। इसलिए तो शक्ति बोलते हैं ना तो नारी को। हमें वो धैर्य वो मैं बोल सबसे रही हूँ। एक मतलब एक वो मतलब वो तभी होता है जब आप कॉन्शियस हो, जब आप चेतना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, आप इस ठीक है, ड्रामे में एक पार्ट प्ले कर रहे हो, मेरी लाइफ आप थोड़ी अलग एनग्रॉस सी नहीं हो है, रहे हो। क्योंकि होता है फैमिली के साथ रहने में परेशानियां आती हैं, और जब आप अकेले रहते हो तो आप अपने हिसाब से हैंडल करते हो, ये चीजें होती हैं। बट मुझे लगता है फिर भी आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए,
हर चीज को आपको लाइफ अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए, चाहे आप फैमिली के साथ भी रह रहे हो। कुछ टाइम आपने उनके हिसाब से रह लिया, पर एक एज ऐसी आ जाती है जब आप मदर बन गए हो, आप जब किसी को जन्म दे सकते हो, उनका पालन पोषण कर सकते हो, तो आप अपने डिसीजन भी खुद ले सकते हो। इतनी शक्ति है आप में, आपको दूसरे पे के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आप सलाह लो, ऐसा नहीं कि आप उनका अनादर करो। बड़े हैं, घर के बड़े हैं, हस्बैंड है, सबकी सलाह लो, पर करो वही जो आपका मन कहता है। गलत चीज मत करो। मन को इतना ठीक करो कि आपके डिसीजन जो है सही आए, ताकि दूसरे भी आपके डिसीजन में सहयोग दें। अब आप किसी का गला काटने चले जाओ तो भैया पति तो बोलेगा ही बोलेगा। तो इस तरीके का इस तरीके के डिसीजन ना लेके सही डिसीजन लीजिए, और अपने आप को परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ तो चलनी ही है, खुश होके जी लो चाहे रो के जी लो, तो खुश होके ही जीनी चाहिए। अब करेक्ट मैम। उस खुशी को देख के दुनिया जले तो जले, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली एक्चुअली है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बात बना रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपना कर्म कर रहा है। आपकी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका कर्म खराब नहीं हो रहा है उसकी बुराई, उसके बुराई करने से आप ना। और तो जैसे कि रिलैक्स मैम रहना चाहिए हर वक्त। एक हैप्पीनेस की हम बात करते हैं ना, तो हम्म। जो मुझे समझ में आया है ड्यूरिंग द ओवर जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि हम्म। हैप्पीनेस इज बाय चॉइस। आपको हम्म। उठानी पड़ती है, यू हैव बिल्कुल टू से बिल्कुल। योरसेल्फ दैट आई विल रिमेन हैप्पी। जो कुछ होना है वो हो जाए, लेकिन वो तो मुझे हम हैप्पी रहना है। देखिए, कि वो हर एक हमें बार चीज, बार सेल्फ हर ट्रेन एक करना पड़ता है। हर एक ऐसा चीज नहीं है कि कोई लिखी हमें हुई आके है। हैप्पी करे। मैं तो इसमें हम्म। बिलीव करती हूँ कि हर एक चीज लिखी हुई है। अगर मेरे साथ आज अच्छा हो रहा है वो भी लिखा हुआ है, अगर कुछ बुरा होना है तो वो भी लिखा हुआ है। उसको मैं बदल नहीं सकती, है ना। तो अभी प्रेजेंट क्यों खराब और करूँ। पैम्परिंग पैम्परिंग कभी भी दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं बट करनी, सेल्फ खुद ही करो पैम्पर अपने, जरूर खुद करना ही तो चाहिए। अपने आप को कि पैम्पर सेल्फ करना एग्जैक्टली चाहिए। एप्रिसिएशन करो, अगर कोई नहीं आपने करता छोटा सा मैम। भी कुछ किया ना, तो फील गुड मैम अबाउट इट और कि ये भैया ना मैंने ये चीज ऑथेंटिक। करी है, मुझसे भगवान ने करवाया है, मैं इतनी हाँ। सामर्थ्य हूँ कि मुझसे भगवान ने कार्य अच्छा, करवाया है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत साफ दिल के होते हैं। वो आपकी छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना। करेक्ट। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती थी, मेरे को थोड़ा ट्रैफिक से डर लगता है। क्यों लगता है पता नहीं, मेरे पास से कोई गाड़ी तेज से निकल जाती है तो मेरे को थोड़ी हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती है। सेम हियर। तो मैं ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स स्कूटी चलाती है तो मेरी बड़ी डॉटर बोली कि मम्मा आप भी सीखो, देखो रिद्विन की मम्मा कितना अच्छा स्कूटी चलाती है। सिर्फ उसको दिखाने के लिए, भाई तेरी माँ सब कुछ कर सकती है, मैंने उसे स्कूटी चला के दिखा दी कि मैं स्कूटी चला सकती हूँ, पर मैं सड़क पे लेके नहीं निकल सकती कि मैं आपको बिठा के घुमाऊंगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती आपके साथ कि भाई कल को मेरी गलती की वजह से आपको चोट लग जाए। क्योंकि अकेले रहते हैं, मेरे को ही घर देखना है, मैं बैठ गई तो मेरा घर क्या का क्या ही होगा। तो मैंने उसे एक बार चला के दिखा दी तो उसे पता चल गई कि हाँ मेरी माँ को स्कूटी चलानी आती है, वो चला सकती है। तो वो बड़ी खुश होती है कि मेरी मम्मा भी चला लेती है, तो वो इतनी सी बात को भी बहुत अप्रिशिएट करती है मेरी। इवन उसे कोई खाना भी छोटी सी है पर फिर भी वो मेरे खाने की भी तारीफ करती है। तो छोटे बच्चे होते हैं जो उन्हीं की जो वो जो पैम्परिंग कर रहे हैं ना आपको, उसमें बहुत खुश रहिए। एब्सोल्युटली मैम। वो एब्सोल्युटली वो नेट करेक्ट। की वो सच्ची पैम्परिंग है। वो या गलत पैम्परिंग नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे साफ दिल के होते हैं। मैम और ये ना जब ऑथेंटिक प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना टेक्निक वाइज, हाँ कि विदाउट टॉर्चरिंग है ना कुछ हाँ ऐसे नहीं हाँ। कि कुछ इकड़म तिकड़म आसन करके करने के बाद ही नहीं पता नहीं चले नहीं। कि योगाभ्यास आ रहा है, ऐसी हम्म। बात नहीं है। हम सुखासन में भी 1 घंटा अगर बैठ सकते हैं तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो उसमें हम्म। से। तो ऑथेंटिक प्रैक्टिस जब प्राणायाम की या फिर आसन की जब करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस आई मतलब हम्म। मुझे शेयर करना अच्छा लग रहा है आज आपके साथ, क्योंकि ये इससे बहुत ही मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही फायदा हो गया है कि और वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि हमें कहाँ किसको कब कितना पैम्पर करना है, सामने वाले को भी और खुद को भी। और जो ऐसे होती है ना हिडन हमारी जो ताकत होती है ना कि
पहले लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और बाद सब में हम हम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करके, और उसका हमें ज्यादा इतना ये भी नहीं लगता कि हमने ये किया है। हम्म। आसानी से, मतलब एफर्टलेस देखिए, हो जाता है वो सारी हर चीजें। व्यक्ति में पूरी क्षमता होती है। अगर एक व्यक्ति कोई एग्जैक्टली। चीज कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति में भी वो क्षमता है कि वो कर सकता है। बट एग्जैक्टली। उसको वो क्षमता पहचाननी होती है। उस एग्जैक्टली। क्षमता तक लाने के, हो सकता है कोई कम समय में सीख जाए, हो सकता है कोई ज्यादा समय ले ले, तो क्षमता सब में ही है करने यस। की। और आपने सबको एक सेशन इक्वल में बोला भी था। साइज का वो मिला है हमें, माइंड। हाँ, और और आपने ना एक सेशन हाँ। में बोला भी था मैम कि योग करने वाला कोई भी मतलब साधक हो, तो वो पहले तो वो अपने आप पे सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, हम्म। तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल। मतलब मेरा तो एब्सोल्युटली हेड टू टो एक्सपीरियंस हो चुके हैं अंदर हम्म। अंतर्बाह्य। तो उसमें से मैम एक एक्सपीरियंस मतलब मुझे बताना है आपको कि हम्म। उसमें से लाइक पीसीओडी पीसीओएस का मैंने पढ़ा था, लाइक है ना, मतलब मुझे नहीं था उसका इश्यू, बस उसका मैंने पढ़ा था, और उसके हम्म। हिसाब से फिर भी लाइक सेल्फ प्रैक्टिस चल रहा था। और एक मेरे पास पेशेंट भी आई थी, तो उनको लाइक शादी के बाद 4 साल तक उनको कंसीव नहीं हो पा रहे थे वो, हम्म। इसी वजह से, पीसीओडी पीसीओएस की वजह से। मैम सिर्फ 1 साल, वो भी मतलब कुल मिला के 1 साल उसने प्रैक्टिस लिया, है ना, पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर। उसको ट्रीटमेंट दिया मैंने, सिर्फ योग अभ्यास एंड प्राणायाम। हाँ, वो मैम पीसीओडी उनको पीसीओएस तो तो बहुत काम करता हाँ, है ये तो। उनका मेजर हो गया था, और उनको बिल्कुल भी आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं लेना था, कौन सा भी, है ना, एलोपैथिक वगैरह। बट हम्म। उनको मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो गई मैम उसकी। अरे बहुत बढ़िया। नहीं तो आजकल हाँ, डॉक्टर ही और नहीं वो भी, नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। हाँ, और वो भी दुबई में रहती है वो, बहुत। ऑनलाइन ट्रीटमेंट से। बाहर तो होती है नॉर्मल डिलीवरी, बाहर के हाँ, डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। एग्जैक्टली, और इंडिया वही में पता कि नहीं क्या चल रहा है कि एग्जैक्टली करवाते हैं। बाहर ही होता है, वो भी होता है मैम। और ऐसे थायराइड जैसे, वो भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट पे, जैसे 8 7 8 साल तक उसको थायराइड पे टैबलेट चल रहा था, बट वो लाइक 1 साल में उसका थायराइड पूरा बंद हो गया मैम। सिर्फ अच्छा। ऑथेंटिक, और मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत सारा कुछ तो इकड़म तिकड़म आसन प्रैक्टिस किया है। सो हम्म। मतलब ये मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ये जो साधक बाधक तत्व इस पर भी काम करते ना मैम, तो चलिए, भी बहुत मैं कुछ तो मिल सभी जाता से है। बोलूंगी, साधक अगर आप लोग अब योग में आए हैं, या हो सकता है कुछ लोग पुराने भी हों, तो साधक बाधक तत्व तो अपने जीवन में उतारने चाहिए। बहुत साधक इम्पोर्टेंट तत्व, है। साधक साधक तत्व आप तत्व उतार लीजिए, बाधक तत्व अपने आप निकल जाएंगे आपके अपने जीवन आप निकल जाते हैं। में ना। तो इनका तो प्रयास करना चाहिए। लाइक मैम योगा का भी मुझे, योग सब योग विषय का भी ऐसा ही लगता है। योग से हमें मिलता कुछ नहीं है, बट जो हमारे लिए अनवांटेड है वो अपने आप निकल जाता है। आपकी डिसीजन लेने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है योग से, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा। चलिए, यस। इससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं? तो मैं मठ वाला भी करवा देती हूँ आज, है ना? लेट तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नहीं मैम, कर नहीं सकते मैम, हैं। 9 बजे तक तो छोटा चलेगी मैम क्लास। छोटा सा टॉपिक है, तो मठ वाला हम कर एकदम सकते। नादानुसंधान में बस अपने को इतना सा ही पढ़ना है। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक चार है। अवस्था है ना उनकी, तो मैम मैंने उसमें जो वो आवाजें सुनाई देती है, वो सब हमको नहीं करना है। वो सब, देखिए जो है ना, थ्योरी जो एग्जाम लिखने वाला होता है ना, हाँ। उसमें ये स्टोरियां लिखनी होती है। ये जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आएंगे, तो उसमें वो सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही करेंगे जिसका स्पेसिफिक आंसर होगा। तो मैम ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपको घट अवस्था में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती हाँ, है? पूछ सकते हैं, तो पूछ मैम सकते हैं। आप एक बार उसको ब्रीफ रीड पढ़ना। मतलब रीड करना ही पड़ेगा। रीड तो आपको देखो सब करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि स्लाइड्स में क्या होता है, हम इतना ज्यादा वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है मैम। प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ी हो जाती है ना फिर। ठीक है। तो फिर इसलिए आप उसमें एक बार नजर मान लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ने से समझ आ जाएगा आपको। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं दूसरी स्लाइड चलाती हूँ।
देख रहा हाँ जी। तो अभी हम लेंगे, आपका एक टॉपिक है मठ। मठ, हठयोग के ग्रंथों में मठ मिताहार की अवधारणा दी गई है। ठीक है, मठ क्या होता है? मठ होता है कि योगी के रहने के लिए कुटिया, या उसका घर कह लीजिए, वैसे कुटिया कहा जाता है, तो उसको मठ कहा जाता है। योगी की जो कुटिया होती है उसे मठ कहा जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है योगा अभ्यास के लिए आदर्श स्थान तथा आदर्श कुटी क्या होनी चाहिए। तो योग मठ कहाँ और किस प्रकार का होना चाहिए? तो योगाभ्यासी के योगाभ्यास हेतु किस प्रकार का स्थान या कुटिया आदि होनी चाहिए, इसका उल्लेख हठ योग आदि ग्रंथों में दिया गया है। ग्रंथों में देखने को मिलता है, क्योंकि इस परंपरा के अभ्यासी को सर्वप्रथम स्थान और काल, आहार आदि का विचार कर नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम आदि का अभ्यास करना होता है। ठीक है, तो समय और आहार देखकर उन्हें क्या करना होता है, अपना जो हठ योग के जो साधन है, प्राणायाम हो गया, शुद्धि नाड़ी शुद्धि मतलब षटकर्म हो गया, और जितनी भी नाड़ी शुद्धि और घट की जो शुद्धि होती है उसको करना होता है। इसके विपरीत आचरण करने से हठ योग सिद्ध नहीं होता। अगर आप इनका आचरण नहीं करते हो, योग साधनों का आचरण नहीं करते हो, तो हठ योग सिद्ध नहीं होगा। मतलब आसन प्राणायाम षटकर्म वगैरह का आप अगर आचरण नहीं करेंगे तो हठ योग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है। तो इसका जो श्लोक है पहले अध्याय का 12वां। ठीक है, तो उन्होंने बोला है अच्छा राज्य, एक समृद्ध राज्य होना चाहिए और स्थान होना चाहिए जहाँ की सरकार अच्छी हो, मतलब जहाँ का जो शासक हो वो अच्छा हो, समृद्ध राज्य हो, धर्म को मानने वाला हो, मतलब धार्मिक राज्य हो जो धर्म को माने, अनुशासित राज्य हो जो अनुशासन में पूरा अनुशासित हो, वहां पे ऐसा कुछ आतंकवाद वगैरह इस टाइप का ना हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला हो, जो एक शासक के कर्तव्य होते हैं उसका पालन करने वाला हो, और देशे स्थान मतलब सु अच्छा सरलता से प्राप्त वाला करने वाला हो, मतलब इजीली आपको मिल जाए, भिक्षा की प्राप्ति आसानी से हो जाए, उपद्रव लड़ाई झगड़ा वाला स्थान नहीं होना चाहिए, धनुष के लंबाई तक, सामान्य धनुष की लंबाई 4 हाथ की मानी गई है, अर्थात चारों ओर से 4 हाथ पर्यंत, मतलब ऐसे हाथ ले लिए और ऐसे 4 हाथ चारों ओर से, लेफ्ट एंड राइट, आगे और पीछे, चारों ओर से तक का स्थान अग्नि जल से वर्जित हो। ठीक है नम्रता जी, ये जो आप बोल रहे थे ना कि उन्होंने बोला दूर, एकदम नजदीक नहीं। मान लीजिए कभी नदी में बाढ़ आ गई तो कुटिया बह जाएगी, नदी के नजदीक होगा। तो उन्होंने बोला है कि 4 धनुष, मतलब आपका जो एक धनुष होता है, इन्होंने बताया है धनुष की लंबाई तक,
तो 4 हाथ दूर चारों तरफ से, कहीं भी अग्नि नहीं होनी चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एकांत स्थान में मठ का छोटी सी कुटिया, बहुत बड़ी कुटिया नहीं चाहिए, छोटी कुटिया चाहिए, जिसमें निवास करते हुए अभ्यास करना चाहिए और हठ योग के अभ्यासियों के द्वारा। ठीक है। इतनी बड़ी कुटिया होनी चाहिए कि उसमें आप अभ्यास कर सको और सोच सको। ठीक है। क्योंकि आहार तो बहुत ज्यादा पकवान तो बनाने नहीं होते एक योगी को, तो आहार वो भिक्षा मांग के भी उसको मिल सकता है। अब इन्होंने बोला है कि सुसमृद्ध राज्य होना चाहिए, जिस राज्य में आपकी कुटिया होगी वो सुसमृद्ध होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्यों कही गई है? अगर आप किसी गरीब राज्य में चले जाएंगे ना, तो वहां पे अनुशासन नहीं होगा, चोरी चकारियां बहुत होती होंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे। ठीक है। क्योंकि लोग खुद ही परेशान हैं, और जब लोग परेशान होंगे तो आपको भिक्षा क्या देंगे? क्योंकि एक साधक तो भिक्षा लेके ही अपने जो है भोजन की पूर्ति करता है ना, या फिर जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनसे पूर्ति करता है। तो जब वो जो राज्य ही गरीब होगा, उस राज्य में जब चीजें ही उपलब्ध नहीं होगी, तो आप अपना ये जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कैसे पूरा करेंगे? नहीं तो फिर आप उसी में फंसे रह जाओगे। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि सुसमृद्ध राज्य होना चाहिए और सरलता से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किलों से आपसे आपको वो राज्य मिल रहा है, जहाँ पे इजीली आपको भिक्षा मिल जाए, और लड़ाई झगड़े से दूर होना चाहिए। और 4 हाथ दूर नदी होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, ऐसी जगह पे आपकी कुटिया होनी चाहिए, छोटी कुटिया होनी चाहिए, बहुत बड़ी कुटिया नहीं चाहिए। तो हठ योग के अभ्यासियों को एक छोटी सी कुटिया का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां का प्रशासन अच्छा हो, वहां रहने वाले लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, जहां भिक्षा सरलता से उपलब्ध हो, और जो राज्य किसी भी प्रकार के उपद्रव से रहित हो। जिस स्थान पर अभ्यास करना हो, मतलब जहां पे आप अभ्यास करना चाह रहे हैं वो स्थान किसी भी तरह के उपद्रव जो होते हैं, लड़ाई झगड़े, भ्रष्टाचार, ये सब इनसे दूर होना चाहिए। उस स्थान के चारों और 4 हाथ प्रमाण तक पत्थर, अग्नि अथवा पानी नहीं होना चाहिए, पत्थर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे एकांत स्थान में योग के अभ्यासी को रहना चाहिए तथा योग का अभ्यास करना चाहिए। अब ग्रहण संहिता के अनुसार पांचवा है आपका, पहले का पांचवा होगा ये। ठीक है। इन्होंने बोला है जो स्थान धार्मिक हो, अर्थात जहां का राजा नीतिपूर्ण कार्य करता हो, मतलब राजा ही अनुशासित हो और नीतिपूर्ण कार्य करता हो, अच्छे से कार्य करता हो, जहां पर साधक को आसानी से भिक्षा मिल सके, जहां पर किसी प्रकार के उपद्रव ना हो, अर्थात जहां पर हिंसा, आंदोलन आदि ना हो, वहां पर एक छोटी कुटिया चारों तरफ से दीवार से घिरी होनी चाहिए। मतलब कुटिया में आपके चारों तरफ दीवार होनी चाहिए और उस कुटिया में एक छोटा दरवाजा होना चाहिए आने और जाने के लिए। और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार का होना चाहिए, योग मठ किस प्रकार का होना चाहिए। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अल्प मतलब छोटा होना चाहिए, प्रवेश मार्ग होना चाहिए, उसमें जाने का एक गेट होना चाहिए, छेद छेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी छेद रह गया तो आप एकांत में जब कुटिया बनाएंगे तो वहां पे उस छेद के द्वारा मतलब कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर सकते हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है। छेद के बिना बिल ना हो, मतलब चूहे के सांप के आदि के बिल नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक ना ऊंचा होना चाहिए, अत्यधिक ना नीचा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए भली प्रकार से। और जो गोबर और मिट्टी का जो लेप होता है ना, गाँव में देखा होगा, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो कच्चे मकान लीपे जाते हैं गोबर में मिट्टी मिला के,
उससे लिपा होना चाहिए। ठीक है। और अपवित्रता पूरी तरह से जंतु कीड़े और पूर्णतः दूर कर दिया गया हो, मतलब उसमें अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, और कीड़े मकोड़े सब दूर कर दिए गए हो, छेद वेद सब बंद कर दिए जाए। कुटी के बाहर में एक हवन कुंड होना चाहिए, हवन करने हेतु उपयोग में आने वाली वेदी। हवन कुंड होता है ना, वेदी बोलते हैं उसको। हवन कुंड होना चाहिए। सुंदर चारों ओर दीवार होनी चाहिए, अच्छी तरह परीक्षित, अच्छी तरह से जांचा परखा हुआ। कहा गया है योग मठ योग की कुटिया का लक्षण गंदगी, यह सिद्ध योगियों के द्वारा हठ योग के अभ्यासियों के द्वारा है। इसमें इन्होंने क्लियर नहीं दे रखा है, इधर इस वाले इसमें क्लियर, ये देखो फोटो भी दे रखी है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। छोटा द्वार है इसका, चारों तरफ दीवारें हैं, है ना। तो प्रवेश द्वार छोटा हो, इसमें कोई छिद्र या गड्ढा या बिल नहीं होना चाहिए। ये ना तो अधिक ऊंचा है, ना अधिक नीचा हो, और ना अधिक चौड़ा हो। बहुत अधिक चौड़ा भी नहीं चाहिए। गाढ़े गोबर के द्वारा अच्छी तरह लीपा गया, जिसके फलस्वरूप यह स्थान गंदगी तथा कीड़े इत्यादि से सर्वथा रहित हो गया हो, मतलब कीड़े और गंदगी से दूर हो गया हो। कुटिया के बाहर एक सुंदर मंडप और वेदी तथा एक कुआं भी होना चाहिए, ताकि पानी के लिए आपको समस्या ना हो, तथा वह स्थान चारों ओर ऊंची दीवारों से परीक्षित हो, मतलब दीवारें अच्छी बनी हो, उसमें ये जांच लेना चाहिए, छिद्रवित जांच लेनी चाहिए। गिरण संहिता के अनुसार इन्होंने बताया है, कुटिया जो चारों तरफ, गिरण संहिता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। कुटिया जो चारों तरफ से दीवार से घिरी हो, जहां पर पानी का कुआं या तालाब हो, मतलब दोनों में एक ही चीज बता रखी है। वहां की जो भूमि हो वह ना तो अधिक ऊंची हो, ना अधिक नीची हो, अर्थात समतल भूमि होनी चाहिए। ठीक है, समतल होनी चाहिए, ढलान वाली भी नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज रखो आप और उस पर वो लुढ़कने लग जाए। कुटिया पूरी तरह कीट पतंगों, सांप बिच्छू आदि से बिल्कुल रहित होनी चाहिए। वह कुटिया अच्छी प्रकार से गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार के बने हुए गुप्त अथवा सुरक्षित स्थान पर ही साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गुप्त स्थान पे ही योग अभ्यास करना चाहिए। अब इस पे विशेष टिप्पणी एक दे रखी है। इन श्लोकों में हम योग के अभ्यास के दृष्टिकोण से योग्य एवं उचित तथा आदर्श स्थान एवं आदर्श कुटी का वर्णन पाते हैं। हठ योग का अभ्यास निश्चित रूप से उचित स्थान तथा समुचित वातावरण में किया जाना चाहिए। ठीक है, वातावरण भी उसका अच्छा होना चाहिए और स्वच्छ स्थान होना चाहिए। ऐसा प्रथम दृष्टतः ऐसा होता है कि इस प्रकार के स्थान का एवं वातावरण आवश्यक मात्र से अभ्यासियों को है। श्लोकों में वर्णित आदर्श स्थान एवं आदर्श कुटी की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्थान एवं कुटी मानसिक शांति तथा सुख आनंद जीवन के लिए आवश्यक है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एक इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, तो मतलब जस्ट एक इमेजिन करके भी वो मन को एक शांति प्रदान करता है ऐसा स्थान। जहां तक कि आधुनिक समय में भी हम बहुत सोच समझकर अपने लिए कोई आवास खरीदते हैं, तब हम खरीदे जाने वाले आवास का परिसर, आसपास के लोग, आसानी से जीवन उपयोगी सामान की उपलब्धता, स्कूल ऑफिस आदि की दूरी का भी विवेचन कर लेते हैं। जब हम नया घर खरीदते हैं तो हम सब चीज देखते हैं, खाली घर ही नहीं देखते, ये देखते हैं मार्केट कितनी दूर है, पानी की सप्लाई अच्छी है या नहीं है, कितनी टंकी लगी हुई है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है या नहीं है, और सबसे बड़ा आस पड़ोस कैसा है, झगड़ालू तो नहीं है, भ्रष्टाचारी तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, ये सब हम देखते हैं। आज आवश्यकताओं की परिभाषा बदल गई है, किंतु उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उद्देश्य वही है, सबको अपने घर में शांति चाहिए। तो एक योगी की मठ की कुटिया का भी यही उद्देश्य है कि उसको शांति चाहिए और शांतिपूर्वक योगा अभ्यास करना है।
अब श्री स्वात्मा राम जी द्वारा दिए गए आदर्श स्थान की चर्चा को प्राचीन कहकर आज के लिए असंभव अनुपयोगी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, यह असंभव नहीं है, क्योंकि हम अपने रहने के लिए भी जब जगह देखते हैं तो अच्छी ही देखते हैं, जो मतलब ऐसा ना हो, ऐसी जगह नहीं चाहते हम कि हमारे घर में सांप आए या बिच्छू आए या चूहे भी आना हमें पसंद नहीं है, जबकि शहरों में चूहे बहुत ज्यादा है। पर अब अगर चूहे आते हैं तो हम उनका भी इलाज करते हैं, तो दरवाजे बंद करके रखते हैं, या मतलब जो भी उन्होंने बिल बनाए होते हैं जहां से वो आते हैं वो बंद कर देते हैं। तो स्वामी जी ने जो कुटिया बताई है वो भी हमारे आज के टाइम से ही मिलती है, उसको हमें प्राचीन कहकर ऐसे नकारना नहीं चाहिए। योग साधना के लिए वर्जित स्थान, मतलब कौन से स्थान पे योग साधना नहीं करनी है। पांचवें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक है, साधक को निम्न स्थान पर योग के अभ्यास को आरंभ नहीं करना चाहिए। कहीं दूर स्थान पर, अर्थात अपने घर से बहुत दूर, जंगल अथवा वन में, बड़े नगरों में अर्थात भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जहां पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब अपने घर से बहुत दूर भी नहीं जाना है कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आपके घर वाले आप तक पहुंच ही ना पाए। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पे भी नहीं करना है, ना ही जंगल में चले जाना है। ऐसे स्थान पर नहीं करना है। इन स्थानों पर योग करने से साधक को कभी भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, जंगल में तो जानवरों का भी बहुत डर रहता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है आपके साथ, इसलिए दूर देश में अविश्वास का भाव रहता है, जंगल तथा वन में सुरक्षा की चिंता रहती है। देखो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बहुत लोग परिचय करना चाहेंगे, जिससे जनसंघ नामक बाधक तत्व बढ़ जाएगा, है ना, भीड़ भाड़ वाले जगह पे। अतः साधक को कभी भी इन तीनों स्थान पर योग साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये योग साधना हेतु वर्जित स्थान माने गए हैं। क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि योगी के लिए स्वात्मा राम जी ने किस प्रकार के स्थान की वर्णन किया है। तो मठ, मठ नाम दिया है उन्होंने, योगी की जो कुटिया है उसे मठ का नाम दिया है कि मठ में ये सब चीजें होनी चाहिए। पहले अध्याय के 14 श्लोक में इस प्रकार के मठ कुटिया में मतलब रहते हुए सभी प्रकार की चिंता पूरी तरह से दूर रहती है। गुरु उपदेश किए गए बताए गए मार्ग, जो मार्गदर्शन होता है गुरु का, उनका अनुसरण के द्वारा हठयोग एवं केवल अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार बताए गए प्रकार वाली कुटिया में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहे, मतलब जिस जिस कुटिया का वर्णन स्वामी स्वात्मा राम जी ने किया है उसमें हम मुक्त रहते हैं, गुरु के बताए गए जो उद्देश्य हैं, उनका जो मार्ग है उस पे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और सर्वदा केवल हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। चिंता शब्द से यहाँ तात्पर्य है मानसिक तनाव या विचार, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या विचार योग के अभ्यास में बाधक होता है। चिंताओं से दूर रहने की बात कही गई है, मतलब चिंता नहीं करनी है, उससे दूर रहना है। ठीक है मितार, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड यूनिट के आपके कुछ ही वो रह गए हैं। आज वसुधा जी नहीं है क्या क्लास में? उनका क्वेश्चन नहीं आया कुछ भी। मैम बहुत खराब माइग्रेन है इसीलिए। अच्छा, माइग्रेन हो रहा है। कोई बात नहीं, आप प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाइए अपना। आज तो 4 बजे उठ गए थे मैम, 10 साल से ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल रहा है, 4 बजे उठ के सुबह चक्रा हीलिंग की है। हम्म। फिर कोशिश कब कर हुआ रहे हैं मैम। माइग्रेन, कब हुआ? वो एक्चुअली फादर को ले गए थे डॉक्टर के पास, धूप छांव हो गया, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गए तो एसी धूप उसी से पूरा। कहाँ रहते हो आप? जमशेदपुर झारखंड। झारखंड में गर्मी ज्यादा होती है ना? बहुत है अभी बहुत। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली एनसीआर में।
नाइस, लकी यू। हाँ ये तो है, यहाँ सब हर तरह का मौसम हमें मिल जाता है। पर आप थोड़ा सा कॉटन का दुपट्टा यूज कीजिए, जब आप धूप में जाते हो तो अपना सर वगैरह अच्छे से कवर कर लीजिए, है ना, हाँ, ताकि। एक्चुअली मैम क्या है कि एक हफ्ते से यहाँ धूप नहीं है, तो वो अजीब सा जो मौसम नहीं होता है धूप जैसा, हाँ। पर धूप नहीं, तो मेरा ना ब्रेन में सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो जैसे ही वो धूप भी नहीं है और छाँव भी है अजीब सा, तो मेरे को माइग्रेन का ट्रिगर है वो। ओके, चलो ज्यादा सोचा मत करो, अब मौसम को होने दो जैसा हो रहा है, उसमें हम क्या ही कोशिश कर कर रहे लेंगे। हैं। और नहीं क्या। मैं